रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में और कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट के एमसीक्यू डिस्कशन के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के काफ़ी सारे चैप्टर्स देखे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में काफ़ी सारे थियरी क्वेश्चंस ही आते हैं। आज तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फर्स्ट में नहीं पूछा गया है। सेकंड में क्वेश्चन आता है लेकिन फर्स्ट में नहीं आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट में हमको पूरी कोशिश करनी है कि सारे के सारे थियरी क्वेश्चंस, सारे के सारे जो थियरिटिकल कंसेप्ट्स हैं उसको हम अपने दिमाग में कंसिडर करें, याद रखें और क्लैरिटी रखें। इसके लिए हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हैं जो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, भाई अगर आपने अभी तक सारथी कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से ऐप डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़िए, सारथी फॉर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के व्हाट्सअप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब बच्चा बीकॉम करता है तो रिश्तेदारों के बड़े सवाल होते हैं, घर वालों के बहुत सवाल होते हैं कि बाबू जिंदगी भर बीकॉम ही करोगे कि बीकॉम के बाद भी कुछ प्लान है या बीकॉम के साथ भी कुछ प्लान है। तो इसके लिए कहां से आपको करियर गाइडेंस मिलेगा, इसके लिए मैंने आप सभी के लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया है, द अमृत पाठशाला। क्या नाम है? द अमृत पाठशाला। इस चैनल को सभी स्टूडेंट्स जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक भी बताएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे द अमृत पाठशाला तो आपको ये चैनल का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो चैनल है इसके वीडियोस काफी सारे ग्रुप्स में भी आपके भेजे जाते हैं। चलिए, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सीमा, सीमा मतलब चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या है? चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे हमारे देश में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बनाने के लिए ICWAI यानी ICMAI है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में, सॉरी इंग्लैंड में कौन सा है? सीमा, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब इसने डिफिनेशन दिया था, द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, यानी लागत का पता लगाने की तकनीक और प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। जिस तरीके से आप लागत का पता लगाते हैं, कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कुछ अलग अलग शब्द हैं, जैसे एक है कॉस्ट, एक है कॉस्टिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है कॉस्ट अकाउंटेंसी। भाई इन शब्दों में अंतर क्या है, इसके लिए मैंने सारथी वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली बताया है पहले लेक्चर में ही कि कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं और कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहते हैं। यहां से भी ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो हम अपने कंपनी में किसी गुड्स या सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग पे लगाते हैं। कॉस्टिंग का मतलब इस खर्चे को निकालने का तकनीक या तरीका जिसके माध्यम से हम खर्चे का पता लगाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब इस कॉस्टिंग को कैसे करना है और इस कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, इस कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है, ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग वो सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जहां हम एज अ सब्जेक्ट स्टूडेंट इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं। तो अभी हम कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं और इन फ्यूचर हम जाके किसी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग करते समय हम कॉस्टिंग का यूज करेंगे और कॉस्टिंग का यूज करके हम कॉस्ट का पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग? संक कॉस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लागत प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए उपयोगी नहीं है? तो वह है डूब लागत। डूब लागत मतलब संक कॉस्ट, देखो सही बोली है प्रीति, डूब गया, पैसा लगाया डूब गया। संक कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो रिकवरेबल नहीं है, एक ऐसा खर्चा जो हमने कर दिया, अब उस खर्चे को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो खर्चा हो गया। जैसे मान लो डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, रिकवर कर सकते हो क्या? बिल्डिंग खरीद लिया, रिकवर कर सकते हो क्या? तो इसे हम संक कॉस्ट कहते हैं। और संक कॉस्ट हमारे मैनेजर्स के डिसीजन के लिए यूजफुल नहीं होता है। तो कौन सा कॉस्ट यूजफुल होता है? वो कॉस्ट जो कंट्रोलेबल है, वो कॉस्ट जो संक कॉस्ट नहीं है, वो कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारे कंपनी के मैनेजमेंट के लोग करते हैं। चलिए अगला, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा होता है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉस्ट आर यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, तो दो ऑप्शन सही हो सकते थे।
क्या कहते हैं उसको, मार्जिनल कॉस्ट भी जरूरी होता है और स्टैंडर्ड कॉस्ट भी जरूरी होता है। किसके लिए? कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। अब आप पूछेंगे सर ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट मींस कॉस्ट यू आर इनकरिंग फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल प्रोडक्ट। जैसे हम एक पेन बना रहे हैं, हमने एक पेन बनाया, अब इस पेन के बाद हमें एक और पेन बनाना है, तो एक और पेन बनाने के लिए हमें जितना खर्चा लग रहा है ना, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मींस कॉस्ट इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? कंपनी के स्टैंडर्ड तय करती है, एक मानक सिद्ध करती है कि भाई हमारा एक पेन बनाने का खर्चा 5 रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर 5 से ज्यादा है तो मैनेजमेंट सोचेगी, विचारेगी कि इसको 5 तक कैसे लाए या इसको 5 से कम कैसे करें। ठीक है, तो ये दोनों मैनेजमेंट कंसीडर करती है, लेकिन संक कॉस्ट को नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, लागत लेखांकन का मुख्य कार्य कौन सा है? तो मेन फंक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है इंटरनल रिपोर्टिंग। क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, टू डिस्क्लोज दैट अकाउंट्स टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आरओसी, टू डिस्क्लोज दिस अकाउंट्स टू पब्लिक, टू इन्वेस्टर्स, ताकि इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हो। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, इसका हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ये हमारे कंपनी के अंदर के लोगों को रिपोर्टिंग की जाती है, ताकि हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ये देख पाए कि कहाँ हमारा खर्चा ज्यादा लग रहा है, कहाँ हमारा खर्चा कम लग रहा है, और कैसे हम खर्चे को कम कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल रिपोर्टिंग, आंतरिक रिपोर्टिंग। अगला क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर डैश इन नेचर। तो आप सभी को पता है कि जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जो क्या कहता है कि जिस एसेट को जिस प्राइस पे एक्वायर किया था, उस एसेट की रिकॉर्डिंग उसी प्राइस पे होनी चाहिए, नो मैटर कि उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है। समझ में आया? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जो है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उस पे बेस्ड होता है आपका पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा, यानी वित्तीय विवरणों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल इन नेचर होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं। अगला, द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू इज नोन एज डैश प्रिंसिपल। ये भी पढ़ा होगा। हमने पूरे साल भर में कितना खर्चा किया और पूरे साल भर में कितना पैसा हमने कमाया, इसको हम मैच कर रहे हैं। ये किस प्रिंसिपल के जरिए हम करते हैं? तो आपने मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? भाई इस साल हमने 10 लाख पैसा कमाया और 5 लाख पैसा खर्च किया, तो नेट नेट हमने कितना कमाया? 5 लाख का हमने प्रॉफिट कमा लिया। और ये हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कंसेप्ट। इसका आंसर गलत है, कॉस्ट प्रिंसिपल नहीं होगा, मैचिंग प्रिंसिपल होगा। अच्छा, कॉस्ट प्रिंसिपल भी था, कॉस्ट कंसेप्ट भी था। ये क्या कहता था? किसी को याद है कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता था? अरे भाई वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कंसेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहते थे। ये कहता था कि जिस एसेट को जिस प्राइस पे एक्वायर किया, उसको उसी प्राइस पे रिकॉर्ड कर, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगला, इसका आंसर मैचिंग होगा। अगला, इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाता है, यानी लागत लेखांकन में स्टॉक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्रूडेंस कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो कहता है कि एंटिसिपेट ऑल द फ्यूचर लॉसेस बट डोंट एंटिसिपेट ऑल द फ्यूचर प्रॉफिट, एंड डोंट रिकॉर्ड ऑल द फ्यूचर प्रॉफिट बट यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल द फ्यूचर लॉसेस। उस प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी हम स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो कम होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। इस पर रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो कम होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाएगा? तो कॉस्ट अकाउंटिंग है तो किस पे वैल्यू किया जाएगा? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है? कॉस्ट निकालना। क्या निकालना? कॉस्ट निकालना। कॉस्ट प्राइस मतलब उस स्टॉक को बनाने में, उस स्टॉक को स्टोर करने में हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना खर्चा लग रहा है।
इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लागत मूल्य। अगला क्वेश्चन, द इंस्टॉलेशन ऑफ डैश सिस्टम will create confidence in the mind of public about the fairness of the prices charged। डैश प्रणाली की स्थापना से जनता के मन में वसूले जाने वाले मूल्यों की निष्पक्षता के बारे में विश्वास पैदा होगा। किसको स्टेब्लिश करेंगे? कॉस्टिंग सिस्टम। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्टिंग सिस्टम होता है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हर कॉस्ट के पीछे के लॉजिक्स बताए जाते हैं। जैसे मान लो कोई सामान तुमको 100 रुपए में मिल रहा है, तो तुम सोचते होगे ना कि भाई पक्का ये सामान कंपनी बनाती होगी 40 रुपए में। तुम कॉमर्स के स्टूडेंट के रूप में सोचते हो कि पक्का ये सामान कंपनी 40 रुपए में बनाती है और प्रीति को 100 रुपए में बेच देती है। अब प्रीति बेचारी दुखी हो जाती है, आई हो दादा 60 रुपया तो हमारा नुकसान हो गया, कहे ना 40 रुपये में हम ही बना ले। तो मन करे तो बना लो, बना तो सकते नहीं है, तो खरीदना पड़ता है, खरीदना है। अब देखो, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है कंपनी पे कि कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट कितना कमा रही है। लेकिन कंपनी अगर बता दे सच में कि देखो बाबू तुम सोच रही थी ना प्रीति हम 60 रुपया कमाते हैं, नहीं नहीं बाबू 60 रुपया नहीं कमाते हैं, 30 रुपया तो हम रॉ मटेरियल में लगा देते हैं, 20 रुपया तो हम पैकेजिंग में लगा देते हैं, 20 रुपया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है, 10 रुपया हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, 12 रुपया का हमारा इंश्योरेंस है, पता नहीं क्या क्या, टोटल मिला के 85 रुपया हम लगाते हैं, तुमको 100 रुपया में बेचते हैं, बाबू हम 15 ही रुपया का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर वो बता देगी तो विश्वास तुमको ज्यादा होगा ना। अच्छा, कंपनी बताएगी कब? जिस कंपनी के पास कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। क्या इंस्टॉल होता है? वो कंपनी जनरली बताती है कि मैंने कितना कॉस्ट सर्टेन की, कितना कॉस्ट इनकर किया किस चीज पे। ठीक है, तो आपको भी विश्वास होगा जब वो कॉस्ट बताएगी तो कि हाँ लॉजिकल पैसा चार्ज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस इज डिस्क्लोज्ड बाय। लाभ या हानि में वृद्धि या कमी का सटीक कारण किसके द्वारा पता किया जाता है? देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन के हिसाब से हम लाभ हानि खाता बनाते हैं और उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय ये नहीं जान पाते हैं कि भाई लॉस क्यों हुआ या प्रॉफिट क्यों हुआ। ये हम कब जानेंगे? जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद लेंगे। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बस अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग के पीछे का लॉजिक, प्रॉफिट के पीछे का लॉजिक और लॉस के पीछे का लॉजिक कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम ये जान पाए कि हमारा प्रॉफिट क्यों बढ़ा है या क्यों घटा है, ये कौन बताएगा हमको? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यानी लागत लेखांकन प्रणाली के द्वारा हमको पता चलेगा। अगला, डेटा रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रोवाइडेड बाय। अब जैसे कोई चीज बनी है 10 रुपए में, वो 15 रुपए में क्यों बिकती है? ये हमको कॉस्टिंग सिस्टम बताता है। कौन बताता है? कॉस्टिंग सिस्टम। लोग कह रहे हैं ना कि सीए का बड़ा बोलबाला है, लोगों को ऐसा लगता है, बट व्हेन यू विल एंटर इन द कॉर्पोरेट फील्ड आपको पता चलेगा कि सीए का जितना बोलबाला है कॉर्पोरेट फील्ड में, उतना ही सीएस का भी बोलबाला है, उतना ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट यानी सीएमए का भी बोलबाला है। ये तीनों प्रोफेशनल्स साथ साथ चलते हैं। लेकिन पब्लिक के नजरों में सीए की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि पब्लिक से डील करने का काम कौन करता है? सीए करता है। सीएस तो कंपनी से डील करेगा और सीएमए भी जनरली कंपनी से ही डील करता है, वो जनरल छोटे मोटे आदमी से नहीं डील करता। तो अब ये जो सीएमए है ना, आजकल इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। सोचो क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हम जो सामान बना रहे हैं उसका खर्चा कम से कम हो। अगर खर्चा कम से कम होगा तो हम सामान का प्राइस कम से कम रख पाएंगे और हमारा प्रॉफिट भी इंपैक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई सामान तुमने 10 रुपए में बनाया और तुम इसको 15 रुपए में बेच रहे हो, यानी तुम इस पे 50% का प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हो। ठीक है, 5 रुपए मतलब 50% का प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हो। अच्छा, मान लो यही सामान जो तुम 10 रुपए में बना रहे हो, ये तुम सामान 6 रुपए में बनाने लगे या फिर 3 रुपए में बनाने लगे, और 3 रुपए में बना के तुम जब इसको 10 रुपए में बेचोगे तो पता है कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 300%। 300 नहीं, 350% अप्रॉक्स मान के चलते हैं। 350 गुने का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक सामान बेच के 350 गुना कमा रहे हैं। और यहाँ कितना कमा रहे थे? 50 गुना। अब कैसे 350 गुना हुआ, समझ में आया? 3 रुपए का सामान है, 100% इसका 3 हो गया। अब कितने में बेच रहे हैं हम? 10 रुपए में, तो 3 3 9, तो 300 हो गया। 300% यानी 300 गुना। और एक तो और बचा है ना, 10 रुपए में बेच रहे हैं ना, तो लगभग 350 गुना कह सकते हैं, 320 330% कह सकते हैं।
सोचिए कितना बड़ा खेल करता है एक सीएम में। अगर सीएम में चाहे तो कंपनी के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, उसके पास नॉलेज होता है, वो कॉस्टिंग वगैरह करता है। इसका आंसर क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, लागत लेखांकन प्रणाली। अगला, कॉस्ट अकाउंटिंग हैज डेवलप्ड ड्यू टू डैश ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास ही क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश में पहले था फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन, उसमें कुछ कमियां थी। क्या थी? कमियां थी, डिसएडवांटेजेस थे, कुछ डिमेरिट्स थे, और उन डिमेरिट्स को खत्म करने के लिए क्या आया? कॉस्ट अकाउंटिंग आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज लिमिटेशंस। अच्छा, लिमिटेशंस कहो, डिसएडवांटेज कहो, डिमेरिट कहो या ड्रॉबैक कहो, बात एक ही है। क्या? लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, डिमेरिट या ड्रॉबैक। अगला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है कॉस्ट कंट्रोल करना। सबसे बड़ा उसका काम है कि हम लागत को नियंत्रित करें, हमारा जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। अच्छा, कॉस्ट क्यों कम करना चाहते हैं हम? क्योंकि कॉस्ट कम होगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा और हमारा कस्टमर भी हमारे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट होगा। अगला, Dash is the application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the art, science and practice of cost control and the ascertainment of profitability. Cost accountancy. Cost accountancy एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये सब कुछ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, मेथड्स पढ़ते हैं, टेक्निक्स पढ़ते हैं, और ये आर्ट है, साइंस है किसका? कॉस्ट कंट्रोल को प्रैक्टिस करने का। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट बिकॉज इट, कॉस्ट अकाउंटेंसी को हम आर्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल्स। मैंने आपको बताया था किसी भी काम को कला कब कहते हैं? जब उस काम में किसी पर्सनलाइज्ड स्किल की जरूरत होती है, जब उस काम में प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है, जब उस काम में थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसको हम आर्ट कहते हैं। तो भाई कॉस्ट अकाउंटेंसी वही अच्छे से कर पाएगा जिसके पास वो स्किल्स होंगे, कॉस्ट की स्किल। और किसके पास होती है कॉस्ट की स्किल सबसे बेहतर? सीएमए के पास, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए? ऑप्शन है, पहला, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। भाई ये तो सही बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है? इंटरनल रिपोर्टिंग। और इंटरनल रिपोर्टिंग में क्या होता है? वो इंटरनल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। दूसरा, इसको छोड़ो। तीसरा, डील्स पार्टली विथ फैक्ट्स एंड पार्टली विथ एस्टिमेट्स। मतलब ये आधा फैक्ट से डील करता है और आधा एस्टिमेट से डील करता है। तीसरा, अगला देखते हैं, अकाउंट्स आर मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एंड आईटी एक्ट। इनका अकाउंट्स बनाना जरूरी है कंपनीज एक्ट और आईटी एक्ट के हिसाब से। और स्टॉक को वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट पे। अब इसमें से कौन सा गलत है पूछा गया? नॉट ट्रू। तुमको क्या लग रहा है कौन सा गलत होना चाहिए? ये तो गलत हो नहीं सकता है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक को कॉस्ट पे ही वैल्यू किया जाता है। डील्स पार्टली विथ फैक्ट्स एंड पार्टली विथ एस्टिमेट्स। आधा फैक्ट होता है, आधा एस्टिमेट। भाई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बेसिस पे नहीं, फैक्ट्स के बेसिस पे होती है, नंबर्स के बेसिस पे होती है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अच्छा, इसका आंसर एक तरीके से देखा जाए तो बी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूछा गया है स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। जब भी हम स्टॉक की वैल्यू करने की बात करते हैं तो होता है ये कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे, विचएवर इज लोअर। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा। समझ में आया? चलिए, वो बहुत अंदर की बात हो गई, इतना नहीं सोचे कि तुम्हारी उनसे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग इज। किसी दी गई चीज पर किया गया या उसके कारण होने वाला व्यय वास्तविक या काल्पनिक की राशि है। मतलब कॉस्ट दो प्रकार का होता है, एक खर्चा जिसमें मेरे जेब से पैसा निकल के जाता है, और एक खर्चा जिसमें मेरा खर्चा नहीं हो रहा है लेकिन अगर वो चीज ना होती तो मेरा खर्चा हो जाता। इम्प्यूटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट। जैसे आपका खुद का घर है तो खुद को रेंट तो देना नहीं पड़ता है,
लेकिन घर नहीं होता तो रेंट तो देना पड़ता। आपकी खुद की फैक्ट्री है तो रेंट तो देना नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट्री खुद की नहीं होती तो रेंट तो देना पड़ता। तो पूछा गया कि जो एक्सपेंडिचर आप करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए, वो एक्सपेंडिचर एक्चुअल यानी खर्चा जेब से भी निकल सकता है, या नॉशनल यानी इम्प्यूटेड कॉस्ट भी हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? अरे कॉस्ट कहते हैं भाई, इतना कहाँ घुमा रहे हो, लागत। चलो, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज कंसिडर्ड एज साइंस बिकॉज, भाई साइंस क्यों कहते हैं? 3 चीजें साइंस में जरूरी है: सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, एंड द थर्ड वन थिंग इज प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी बातें साइंस में कही जाती है उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखा जा सकता है। जैसे साइंस में आइजैक न्यूटन ने कहा है ऊपर से कोनो चीज छोड़ोगे तो नीचे पे गिरेगा, आसमान में नहीं उड़ेगा, होता है ना। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो बातें कही जाती है ना वो डिफर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस तो है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं। समझ में आया? चलिए, अच्छा साइंस क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगला, डैश इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर सम पर्पस। देखो ध्यान से, लैंग्वेज बड़ा जरूरी है। डैश इज अ मेजरमेंट ऑफ मॉनेटरी टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर सम पर्पस, यानी किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा का मौद्रिक माप है। मतलब हम किसी पर्पस के लिए कुछ पैसा यूज कर रहे हैं, वो पैसा यूज कर रहे हैं मतलब हम किसी पर्पस के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, और खर्चा मतलब क्या होता है? कॉस्ट होता है, लागत होता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया। अगला, कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प्स द मैनेजमेंट इन, कॉस्ट अकाउंटिंग किसमें मैनेजमेंट में हेल्प करता है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, यही तो मेन काम है उसका। अच्छा ये काम नहीं है क्या? ये भी काम है, लेकिन क्या पूछा गया है? मैंने आपको बताया था एमसीक्यू में सही आंसर नहीं ढूंढना है, बेस्ट आंसर ढूंढना है कि चारों में से बेस्ट आंसर कौन सा। हो सकता है सही तीनों हो, लेकिन बेस्ट कौन सा है वो ढूंढना है। चलिए, जैसे मान लो यहाँ पे सही ये भी है, नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता है। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? अब कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल करने का। अच्छा मान लो ऐसे दिया होता, कॉस्ट कंट्रोल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फिक्सिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल ऑफ दीज, और यहाँ पे मेनली नहीं होता, तो आंसर क्या होता? अब इस केस में पहला आंसर भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन बेस्ट आंसर कौन सा है? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों को इंक्लूड कर रहा है। भाई इसका आंसर बी होगा बाबू, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, क्योंकि मेनली पूछा गया ना मुख्य काम क्या है इसका, तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना इसका मुख्य काम। 19, डैश इज द पोर्शन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ एन एसेट, किसी परिसंपत्ति के उत्पादक उपयोग से उत्पन्न समाप्त लागत का वह हिस्सा है। क्या कहा गया? आपने किसी एसेट पे कोई एक्सपेंस किया, क्या किया? अब देखो आप बात ही आ गया, एक्सपेंस किया, एसेट पे आपने कोई खर्चा किया, और वो जो खर्चा है वो जैसे किया वो खत्म हो गया। जैसे मान लो तुम गए दुकान पे, समोसा खा लिए, खत्म कहानी, पेट में गया समोसा। अच्छा आप कभी कभी कुछ ऐसे खर्चे भी करते हैं ना जिस खर्चे से आपको फायदा होता है। जैसे आप कंपनी में मशीन खरीद के लाए, एक्सपेंस नहीं है वो, क्या है वो? क्या है वो? एक्सपेंस नहीं है, उसको टेक्निकल टर्म्स में क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट है वो। क्या है? इन्वेस्टमेंट है, वो निवेश है। तो अगर किसी ऐसे खर्चे को आप कर रहे हैं जिससे कुछ पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट होगा, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में कॉस्ट कहेंगे, जिससे हमको फायदा होगा। जैसे मान लो हम रॉ मटेरियल खरीद के लाए, रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है, लेकिन रॉ मटेरियल से हम पैसा कमाएंगे ना भाई, रॉ मटेरियल से ही तो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर हम पैसा कमाएंगे, तो वो कॉस्ट है। लेकिन मशीन खरीद के लाए, मशीन में हम ग्रीस डालते हैं, ग्रीस से हमको कुछ बहुत मिलता है क्या? वर्कर्स को चाय पिलाते हैं, चाय से कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, तो वो क्या है? हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस और कॉस्ट में बड़ा माइन्यूट सा फर्क है। कॉस्ट मतलब जिस खर्चे को करने के बाद आपको फायदा होगा,
कुछ ना कुछ फायदा होगा उससे, और जिस खर्चे को करके आपको फायदा ना हो, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। तो हाई वो वाला खर्चवा है जवना को करके कोनो फायदा नहीं हो रहा है, एक्सपेंस व्यय। चलिए अगला, एक्सपायर्ड कॉस्ट। ये क्या होता है? एक्सपायर्ड कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो अब हमें बेनिफिट नहीं देगा, खत्म हो गया, वो एक्सपेंस हो गया। उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस को डेबिट साइड में, इनकम को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हमने एक्सपायर्ड कॉस्ट का एग्जांपल एक बताता हूँ। हमने अपने एम्प्लॉयज के लिए रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस किया, चाय, नाश्ता, पकौड़ी, जलेबी, समोसा लेके आए उनके लिए, ठीक है? क्या ये एक्सपायर्ड कॉस्ट? उसको उन्होंने पी लिया, खत्म कहानी। हम अपने कंपनी में एसेट लेके आ रहे हैं, बिल्डिंग, मशीन, स्टेशनरी, कॉपी, पेन, ये क्या हमारे बिजनेस के लिए एसेट है। वो खर्चा तो हुआ हमारा, लेकिन उस खर्चे से हमें बेनिफिट भी होगा। दिस इज कॉल्ड अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, मतलब ऐसा कॉस्ट जिससे आपको बेनिफिट होगा फ्यूचर में, उसे हम क्या कहेंगे? अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। और खर्चा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, जिस चीज से हमें बेनिफिट हो क्या होता है? एसेट होता है। क्या होता है? एसेट किसे कहते हैं? जिससे आपको फायदा हो रहा है वो एसेट है। जैसे मान लो मेरा फायदा प्रीति की वजह से हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्रीति हर महीने हमको 1500 रुपये देती है। मेरा फायदा आप लोग सबकी वजह से हो रहा है, जितने भी ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे लिए क्या है? एसेट है। ऐसा मेरा नुकसान भी होता है कुछ बच्चों से। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं ना, कोर्स खरीदते हैं अपने खातिर, अब बांटते हैं दुनिया भर में, उनकी हमको सूचना मिल जाती है तो हम उनको ब्लॉक कर देते हैं धीरे से। तो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है, क्योंकि वो हमारा नुकसान करवा रहा है। अगर वो नहीं बांटता कोर्स किसी और को तो वो खरीदता, तो जौनो 399 रुपये हमारे जेब में आता। बात है सही है कि नहीं? तो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट क्या होता है आपके लिए? एसेट। और इसलिए क्या रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट के किस साइड में? बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? एसेट साइड। अच्छा, ये किस प्रकार का एसेट होता है ये भी याद रखना, करेंट एसेट होता है जनरली, ठीक है? चलिए, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है? नहीं बस अभी और कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है?